तो हेलो गाइस, आज से हम लोग टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड का सीजन 2 शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग कंप्लीट सीजन 1 जाकर देख सकते हैं। तो सीजन 2 की शुरुआत में हमें योंगफाई की ही आवाज में उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि योंगफाई अपने पास्ट लाइफ में एक मेडिकोर पर्सन था। उसके पास हर एक चीज मौजूद थी, यहाँ तक कि उसके पास अपनी फैमिली लेगेसी भी थी, मगर उसके पास एक गर्लफ्रेंड थी जिसे उसने अपनी लाइफ में खो दिया था। जिसके बाद अचानक हेवन की तरफ से उसे डेथ पनिशमेंट दे दी गई और फिर उसे 10,000 साल के बाद दोबारा से जिंदा कर दिया गया। और उसे ओल्ड मास्टर ने बताया था कि अगर वो इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि वो दोबारा से रिवाइव क्यों हुआ है तो उसे लिबर्टी सिटी जाना होगा, उसे उसके सवाल का जवाब वहीं पे मिलेगा। तो योंगफाई प्रिंसेस चुनयान को लेकर सीधा वहां से लिबर्टी सिटी की तरफ चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उड़ते हुए सीधा लिबर्टी सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई अपने ही बॉडी के अंदर मौजूद होता है और वो वहाँ पे वही कब्रिस्तान देखता है जो कि उसने पहले देखा था। वो इस सवाल का जवाब जानना चाहता था कि आखिर इतने पावरफुल गॉड्स की कब्रें इसकी बॉडी के अंदर क्यों हैं। इतने में अचानक वहाँ पे उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि उन कब्रों के आसपास फूलों की पत्तियां फेंक रहा होता है। योंगफाई फौरन से उसके पास चला जाता है और कहता है कि ओल्ड मैन, ये कौन सी जगह है, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो, क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो। मगर वो ओल्ड मैन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता, जिस पर योंगफाई उससे कहता है कि ओल्ड मैन मेरी बात सुनो, मगर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर योंगफाई को भी काफी हैरानी होती है। और वो वहाँ पे पड़े हुए एक मॉन्यूमेंट की तरफ देखता है तो अचानक उसे कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके सिर में थोड़ा सा दर्द होता है। और फिर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारा टॉम्ब स्टोन मौजूद नहीं है, फ्यूचर में तुम्हारी मेमोरीज वैसे भी डिसअपियर हो जाएंगी। ये कहने के साथ वो उस टॉम्ब स्टोन को गायब कर देता है और योंगफाई से कहता है कि जब तुम सब कुछ भूल जाओगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बस फिलहाल तुम जहाँ से आए हो वहाँ पे वापस चले जाओ। मगर योंगफाई उससे कहता है कि मुझे ये तो बताओ कि क्या ये जगह 10,000 साल पहले वाली है, क्या मैं अपने पास्ट में आ गया हूँ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ कि मैं कौन हूँ। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम वाकई में जानना चाहते हो, तो फिर ठीक है, जाओ और जाकर खुद से पता लगाओ कि तुम कौन हो। ये कहते ही वो उसे उसके सीक्रेट स्पेस से वापस बाहर भेज देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अभी भी प्रिंसेस के साथ एक ड्रैगन के साथ उड़ते हुए लिबर्टी सिटी की तरफ जा रहा होता है। और प्रिंसेस उससे कहती है कि योंगफाई, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उस मैप की तरफ देख रहे हो या फिर अपनी नींदें पूरी कर रहे हो। अगर तुम्हें सच में डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा तो फिर मुझे साफ साफ बता दो, मुझसे झूठ कहने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं किसी और से डायरेक्शन मालूम कर लूंगी। मगर फिर योंगफाई कहता है कि ये क्लाउड्स बहुत ज्यादा थिक हैं, यहाँ से देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वो आओफेंग ड्रैगन से कहता है कि जरा नीचे चलो, हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग इस वक्त किस जगह मौजूद हैं। वो ड्रैगन जैसे ही नीचे की तरफ जाता है तो हवा का एक तेज प्रेशर उन लोगों पर पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग उस ड्रैगन को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं। मगर आओफेंग उन लोगों को नीचे जैसे ही लाता है तो वहां पे उन लोगों को दिखाई देता है कि वहां पर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और हर जगह फॉग ही फॉग फैली हुई है। मगर हम लोग वहां पर एक छोटे से इंसेक्ट को भी देखते हैं जो कि उन लोगों को उड़ते हुए देखता है तो वो फौरन से वहां पर एक डिमोनिक पैटर्न को एक्टिवेट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पैटर्न कुछ माउंटेन से सीधा हवा में ऊपर चला जाता है और सारे के सारे पैटर्न एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो योंगफाई के चारों तरफ एक बहुत बड़ा डोमेन क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उसके अंदर कैद हो जाते हैं। और वो ड्रैगन जैसे ही उस डोमेन से टकराता है तो योंगफाई और प्रिंसेस उससे नीचे गिर जाते हैं। मगर वो ड्रैगन वापस से उड़ते हुए सीधा उन लोगों के पास जा पहुंचता है और उन्हें बचा लेता है। और इतने में वो लोग देखते हैं कि नीचे से एक जायंट हैंड उनकी तरफ आ रहा है, तो वो ड्रैगन फौरन से वहां से आगे निकल जाता है। और योंगफाई कहता है कि ये तो एक डेड डिमोनिक बॉडी है। जिसके बाद वो प्रिंसेस चुनयान से कहता है कि तुम डायरेक्शन पूछना चाहते थी ना, जाओ और जाकर इससे पूछ लो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस जायंट डिमोनिक बॉडी के अंदर वो छोटा सा इंसेक्ट मौजूद होता है जो कि उसकी आंख के अंदर मौजूद था। और डोंग जब ये बॉडी देखता है तो वो कहता है कि ये जगह सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। वो ड्रैगन उस बॉडी की तरफ देखते ही जोर से धाड़ने लगता है, मगर दूसरी तरफ से वो डेमन भी उसकी तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर थ्रो करता है, जिससे वो ड्रैगन तो खुद को बचा लेता है और फिर तेजी से उड़ते हुए उसी के ही करीब चला जाता है। तो वो जायंट बॉडी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर आओफेंग वहां से निकल जाता है और ऊपर जाकर एक बहुत ही पावरफुल फायर एनर्जी अटैक करता है, जिससे
उस डीमन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो अपनी बॉडी से एक लंबी सी जबान बाहर निकालता है और ऑफेंग को टेल से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो अब उड़ नहीं पाता। मगर फिर दूसरी तरफ योंगफाई उसकी मदद करने के लिए फौरन से उस लंबी सी जबान के ऊपर जाकर अपनी सोड बाहर निकाल लेता है और अपनी सोड उसके अंदर घुसाते ही उसे काटते हुए सीधा उस डीमन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो डीमन बहुत ही जोर से चिल्लाता है और ऑफेंग को छोड़ देता है। और वो छोटा सा इंसेक्ट उस आंख से निकलकर बाहर की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि योंगफाई तो हवा में ऊपर चला गया है। ये देखते ही वो उस जायंट बॉडी के जरिए एक जोरदार धमाका करके ऑफेंग को नीचे गिराने की कोशिश करता है, मगर उसके बावजूद भी ऑफेंग हिम्मत करके उड़ता ही रहता है। योंगफाई जो कि उसके पैरों के साथ लिपटा हुआ होता है, वो सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि लगता है इस डीमन से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। वो प्रिंसेस जूनियर से कहता है कि तुम लोग उड़ते हुए ऊपर की तरफ चले जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये डीमन दोबारा से हमला करने वाला है। ये कहने के बाद वो लोग हवा में काफी ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से उस इंसेक्ट को कुछ दिखाई नहीं देता और हम देखते हैं कि योंगफाई ऊपर जाते ही फौरन से अपनी लेजेंडरी कमान को बाहर निकाल लेता है और उससे फायर फिनिक्स बर्ड की पावर को यूज करते हुए उस जायंट डीमन बॉडी पर निशाना लगाता है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो उस एरो को छोड़ता है तो वो सीधा जाकर उस डीमन बॉडी को हिट करता है, जिसकी वजह से वो छोटा इंसेक्ट उस बॉडी के अंदर से निकल जाता है और वो बॉडी बिल्कुल बेजान होकर वापस से जमीन में गिर पड़ती है। और इस तरह वो ड्रैगन दोबारा से योंगफाई को कैच करके वापस वहां से दूर जाने की कोशिश करता है और तेजी से जाते हुए उस डोमेन को तोड़कर वहां से निकल जाता है। और प्रिंसेस योंगफाई से कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा बहादुर निकलोगे, सच में तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन के पास आता है और उससे आकर कहता है कि माय लॉर्ड वो लोग आ गए हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से कुछ रूट्स उस बंदे की बॉडी के आर पार हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका काम तमाम हो जाता है। और फिर वहां पर कुछ और लोगों की एंट्री होती है जो कि आते हुए हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड आप तो सच में काफी समझदार हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो डीमन असल में एक डिमोनिक ट्री होता है, जिसके ऊपर एक ह्यूमन फेस होता है। वो कुछ डीमंस की आवाज सुनता है और कहता है कि तुम लोग काफी फनी हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम लोग कुछ बदमाश डीमन हो जो कि हर जगह फेमस हो, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए आए हो? ये सुनते ही वो लोग हंसते हुए आते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड लगता है कि आप आज मजाक करने के मूड में हैं। असल में हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक अच्छी सी न्यूज लेकर आए थे। ये सुनते ही वो डीमन कहता है कि अच्छा तुम लोग गुड न्यूज लेकर आए हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास उस योंगफाई का सिर होगा, मगर मुझे तुम्हारे पास तो कोई सिर दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुम लोग अच्छी न्यूज लेकर आए हो तो फिर तुम्हारे पास योंगफाई का सिर होना चाहिए था। ये सुनते ही वो डीमन कहता है कि माय लॉर्ड हम लोग पहले से ही ईस्टर्न सिटी में मौजूद हैं और हम लोगों को योंगफाई के ट्रेसेस डोंगचू सिटी में मिल गए हैं और हमें पता है कि वो इस वक्त कहाँ जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम उससे आपका बदला लें तो फिर उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, मगर हमें उसके बदले में छोटा सा इनाम भी चाहिए होगा। हम लोग योंगफाई के साथ साथ उस प्रिंसेस का भी काम तमाम कर देंगे। ये सुनते ही वो डीमन फेस उनसे कहता है कि अगर तुमने उन्हें मार दिया तो सच में तुम लोग मेरे रिवॉर्ड के लायक होगे, तुम लोग मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं वो तुम्हें ला कर दूंगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई उस ड्रैगन के साथ उड़ते उड़ते बहुत ही दूर निकल आया था, मगर वो कहता है कि हम लोग कई दिन से लगातार यूं ही उड़ते जा रहे हैं मगर अभी तक हम लोग किसी शहर के आसपास भी नहीं पहुंचे। वो प्रिंसेस जूनियर से कहता है कि हम लोग वाकई में वेस्टर्न साइड पे ही गए थे ना, क्योंकि यहाँ पे मौजूद माउंटेन्स बहुत ही ज्यादा अजीब से हैं। जिसके बाद प्रिंसेस जूनियर कहती है कि हमें यहाँ से जल्द वहाँ पे पहुँचना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई गॉड ग्रैंडमेंट बॉडी बाहर निकलकर हमारे सामने खड़ी हो जाए। उस मैप को रीड करने से पहले एक मर्तबा अच्छे तरीके से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमने वो मैप ही उल्टा पकड़ा हुआ हो। और फिर हमें वहाँ पे कुछ लोगों को दिखाया जाता है, उनमें से एक लड़की जिसने अपना चेहरा ढका हुआ होता है, वो अपनी रेलिक की पावर की मदद से वहाँ पर एक ड्रैगन हंटिंग क्रॉसबो जनरेट करती है और जैसे ही उससे वो बड़ा सा एरो रिलीज करती है तो वो सीधा जाकर उस जायंट ड्रैगन को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन नीचे गिरने लगता है और उनके साथ साथ योंगफाई, प्रिंसेस और डोंग वो भी नीचे जाने लगते हैं। वो लोग तेजी से जाकर जमीन पे गिरते हैं, मगर यहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि उन तीनों में से किसी को कोई चोट नहीं लगी होती। मगर दूसरी तरफ योंगफाई
अपनी लेजेंडरी कमान को बाहर निकालकर अपने आसपास देखता है कि किसने उन पे हमला किया है, मगर उसे वहां पे कोई दिखाई नहीं देता। और दूसरी तरफ वो लोग फिर ऑफेंग की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उसकी बॉडी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, उसकी आंखों से भी डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। डोंग डोंग ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, मगर हम लोग देखते हैं कि उस ड्रैगन में अभी भी थोड़ी सी जान बची भी होती है। वो आंखें खोलकर डोंग की तरफ देखता है और फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी इरेज होना शुरू हो जाती है। उसकी बॉडी इरेज होने के बाद उन लोगों को वहां पर वो बड़ा सा एरो दिखाई देता है, जिस पर डोंग कहता है कि यही एरो है जिसने उसे मारा है। उस एरो को देखकर जोंग फाई कहता है कि ये एरो सच में काफी खतरनाक है, इसने पल भर में ही एक ड्रैगन की पूरी तरह से एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दी है। ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने ये एरो मेरे ऊपर मारने की कोशिश की है। सच में ये एरो जिसने भी यूज किया है वो एक नंबर का घटिया इंसान होगा। और फिर प्रिंसेस नियान कहती है कि अभी रात होने वाली है, हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके छुपना होगा, मगर योंग फाई कहता है कि नहीं, हमारा दुश्मन यहाँ कहीं आसपास ही मौजूद है। इतने में वहां पर एक क्रो बर्ड आ जाता है जो कि उनके बिल्कुल सिर के ऊपर से होके गुजरता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये बर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है। मगर फिर डोंग कहता है कि जरा वहां देखो। उन लोगों को वहां पर कोई घर दिखाई दे रहा होता है, जिस पर योंग फाई कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे कोई घर भी होगा, क्योंकि मैप में तो ऐसा कोई भी घर नहीं दिखाई दिया था। वो उस मैप को दोबारा से निकालता है और कहता है कि मुझे अच्छे से याद है, यहाँ से सबसे ज्यादा नजदीक शहर मोचिजुकी है, वहां तक जाने में भी हमें कम से कम भी 3 दिन का टाइम लगेगा। मगर प्रिंसेस कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी अकल होती कि तुम मैप को रीड कर पाते तो हम लोग इस मुसीबत में ना फंसते। और डोंग देखता है कि ऑफेंग की बॉडी पूरी तरह से इरेज हो रही है, जिस पर वो उन लोगों से कहता है कि हम लोग पहले थोड़ी देर के लिए ऑफेंग के लिए प्रे कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिटी में जाकर कुछ पेट पूजा करेंगे, क्योंकि जब हमारा पेट भरा हुआ होगा तभी हमारे अंदर एनर्जी आएगी और हम लोग ऑफेंग का बदला ले पाएंगे। और फिर अगले सीन में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ होता है। वहाँ पर आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था और एक अकेला आदमी जो कि ग्राहकों का इंतजार कर करके थक गया था और वो भी वहाँ से चला जाता है। और जब योंग फाई, प्रिंसेस और डोंग वहाँ पर आते हैं तो पैदल चल चल के ही उनकी हालत खराब हो चुकी होती है और ऊपर से इस शहर को देखकर उनका और भी ज्यादा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा था। जो कुछ भी लोग थे वो सारे के सारे अपने अपने घरों में छुपे हुए होते हैं। और दूसरी तरफ डोंग कह रहा होता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो पहले कुछ खाते हैं। ये सुनकर चुनियान कहती है कि ठीक है, हम लोग यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें खाने के लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगी। ये कहते ही वो आगे की सिचुएशन को देखने के लिए चली जाती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा धूल मट्टी होने की वजह से वो उस धूल मट्टी में गायब हो जाती है। योंग फाई उसे रुकने के लिए भी कहता है, मगर वो उसकी बात माने बगैर ही वहाँ से आगे चली जाती है। और योंग फाई फिर उसे जोर से कहता है कि हम लोग अलग अलग हो जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मगर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती, जिस पर योंग फाई कहता है कि ये लड़की सच में एक सरदर्द है। मगर ऊपर देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्रो बर्ड्स होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही क्रो बर्ड्स है जो कि 3 दिन पहले योंग फाई को वहाँ पे डिजर्ट में नजर आए थे। उन बर्ड्स को देखते ही योंग फाई फौरन से अपना ड्रैगन आर्मर एक्टिवेट कर देता है और अपनी सोर्ड को भी बाहर निकाल लेता है और फौरन से जाकर डोंग को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाता है और प्रिंसेस चुनियान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस वो वहाँ पे गलियों में घूम रही होती है। इतने में अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना डेगर निकालकर उस बच्चे की आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगती है। मगर जब वो वहाँ पहुंचती है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर एक औरत बैठी हुई है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है। वो औरत कह रही होती है कि मेरे बच्चे तुम रो मत, हम लोगों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मगर मैं तुम्हारे लिए खाने का कोई बंदोबस्त जरूर कर लूंगी। ये सुनकर प्रिंसेस चुनियान को उस पर तरस आ जाता है और वो फौरन से उस औरत के पास जाकर उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम जाओ और जाकर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। और वैसे ये बात तो बताओ कि तुम यहाँ पे इतने खराब मौसम में क्या कर रही हो, तुम्हारा ये बच्चा बाहर आकर बीमार हो जाएगा। ये कहने के बाद वो बच्चा पलटकर देखता है तो प्रिंसेस हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक इविल मॉन्स्टर होती है और अपनी आंखों की मदद से प्रिंसेस चुनियान को अपने कंट्रोल में कर लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योंग फाई अभी भी प्रिंसेस को ढूंढ रहा होता है, मगर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इतने में अचानक वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि योंग फाई को बुलाता है और उसे पीछे से आवाज देकर कहता है कि तुम्हारे पास रेड कॉलर है और तुम दिखने में भी काफी हैंडसम हो, इसका मतलब है कि तुम ही योंग फाई हो। ये सुनते ही योंग फाई फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसकी गर्दन पे रखता है और कहता है कि तुम किसी भी हैंडसम लड़के को देखकर ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो योंग फाई है। मगर वो बंदा उसकी स्वॉर्ड को दूर हटाते हुए कहता है कि प्लीज तुम मेरे साथ आ जाओ। एक लड़की जिसका नाम चुनियान है उसने
तुम्हारे रहने के लिए एक जगह ढूंढ ली है और उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें लेकर वहां पे आऊं। ये सुनते ही योंग फाई कहता है कि ठीक है, फिर तुम आगे चलो। वो फौरन से उसके पीछे पीछे जाता है तो वो देखता है कि प्रिंसेस चुनियान वहां पर एक जगह मौजूद है और वो लोगों को ऑर्डर देते हुए कुछ काम करवा रही है। ये देखकर वो उसके पास चला जाता है तो अचानक से वो लड़की उस विच में चेंज हो जाती है और वो योंग फाई पर अपनी आइस के इस्तेमाल से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर अचानक से डोंग डोंग उसके फेस के ऊपर जाकर जोर से लात मारता है और वापस से योंग फाई के पास आ जाता है और उसे भी थप्पड़ मार मार कर होश में लाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से योंग फाई को होश आ जाता है और वो फौरन से उस विच की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे एक जोर से किक मारता है। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर योंग फाई की किक इतनी पावरफुल होती है कि वो लड़की वहां से दूर जा गिरती है। ये देखते ही वहां पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे अचानक से ज़ॉम्बीज़ की तरह रिएक्ट करने लगते हैं और तेजी से योंग फाई पर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। ये देखते ही योंग फाई फौरन से उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। जो भी उसके करीब आता है वो उसे अपने पंच के साथ उठाकर दूर फेंक देता है और अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करते ही पूरा मैदान साफ कर देता है। मगर वो ज़ॉम्बीज़ इतने ज्यादा होते हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो योंग फाई भी एक के बाद एक ज़ॉम्बी को बुरी तरह से पछाड़ता जा रहा होता है। इतने में वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि ऊपर तो बहुत सारे कौवे जमा हो रहे हैं। ये देखकर डोंग डोंग कहता है कि लगता है कि शायद यहाँ पे आसपास कोई ब्लैक शॉप मौजूद है जहाँ पर इतने ज्यादा कौवे हैं। मगर योंग फाई उसे बताता है कि नहीं, ये कोई कौवों की दुकान की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे किसी के एरे के अंदर फंस गए हैं। और अचानक से फिर वहाँ पर वही वुमेन आ जाती है जो कि ऊपर से खड़े होके योंग फाई का नाम पुकारती है। तो योंग फाई पीछे पलट कर देखता है और फिर वो कहती है कि योंग फाई, तुमने मून किंगडम वर्शिप को ऑफेंड किया है, इसलिए अब तुम्हारी जिंदगी में कभी भी सुकून नहीं आ सकता। तुम्हारे लिए बस एक ही ऑप्शन बचा है कि शराफत से मेरे अच्छे से पपेट बन जाओ। मगर दूसरी तरफ फिर योंग फाई कहता है कि ओ हेलो, मेरा किसी का पपेट बनने का कोई मूड नहीं। मगर वो लेडी कहती है कि चलो मान भी जाओ, इसमें तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें पपेट बनना बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, जिस पर योंग फाई भी अजीब सा मुंह बनाकर खड़ा हो जाता है। और फिर वो लेडी अपने क्रो बर्ड के जरिए उन पर हमला कर देती है तो डोंग और योंग फाई दोनों ही वहां से भागना शुरू कर देते हैं। उन पर कौवों की बारिश सी हो रही होती है और उनसे बचते बचते अचानक से योंग फाई एक पोर्टल के अंदर चला जाता है और एक दूसरी जगह से बाहर आ निकलता है और सीधा जमीन पे गिरता है। ये देखकर वो कहता है कि लगता है कि शायद हम लोग किसी इल्यूजन के अंदर हैं। मगर फिर डोंग डोंग कहता है कि योंग फाई, क्या ऐसा होता है कि किसी इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर लोग अपने पैरों के नीचे बड़ी तेज धार वाली नोकीली नाइफ बांध कर आते हैं और ऐसे पपेट जिनकी शक्ल ही बहुत ज्यादा डरावनी हो? तो योंग फाई कहता है कि इल्यूजन के अंदर ऐसा तो बहुत ही मुश्किल से हो सकता है, मगर तुम्हारी इस छोटी खोपड़ी के अंदर ऐसी बातें जरूर आ सकती हैं। तो डोंग डोंग कहता है कि मेरी दिमाग में ये बातें नहीं आ रही, बल्कि एक मर्तबा अपने पीछे मुड़कर देखो। योंग फाई पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे 3 घोस्ट पपेट मौजूद होते हैं, उनके पैर सोर्स के साथ बंधे हुए होते हैं। ये देखते ही योंग फाई फौरन से डोंग से कहता है कि तुम कहीं जाकर छुप जाओ। तो डोंग फौरन से वहां से दूर भाग जाता है और एक पपेट योंग फाई को पकड़ने की कोशिश करता है तो योंग फाई उसके ही हाथों को पकड़ लेता है। मगर वो पपेट अपने हाथों को छुड़ाकर उसे पंजा मारने ही वाला होता है कि योंग फाई उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वो तीनों ही पपेट एक साथ उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो योंग फाई एक एक करके उनके अटैक को डॉज करते हुए उन पर पलटवार करने की कोशिश कर रहा होता है। मगर वो पपेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इतने में एक पपेट दीवार के ऊपर से योंग फाई पर हमला करने के लिए आता है। मगर हम लोग देखते हैं कि अचानक उस पपेट के अंदर कुछ हलचल सी होने लगती है। देखते ही देखते उस पपेट के अंदर वही विच आ जाती है जो कि योंग फाई से कहती है कि योंग फाई, तुम्हें मेरा ये काम कैसा लगा? क्या ये जगह अच्छी नहीं है? ये सुनते ही योंग फाई अपना वो डैगर एक घोस्ट के सिर पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे ही खत्म हो जाता है। ये देखते ही वो ऊपर वाला घोस्ट कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मगर तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ कुछ गेम्स खेलनी होंगी, उसके बाद मैं तुम्हारा हुलिया ही पूरी तरह से चेंज कर दूंगी। ये कहने के बाद वो डीमन फौरन से हवा में ऊपर आ जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी वो सिर्फ और सिर्फ लेजेंडरी कमान चाहिए। कहने के बाद वो योंग फाई पर कुछ नीडल्स थ्रो करता है, जिससे वो पीछे हट जाता है। मगर फिर वो डीमन एक साथ ही उसके बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं। ये देखते ही योंग फाई फौरन से अपने स्पीयर के जरिए एक डीमन को तो वहीं पे ही खत्म कर देता है और बाकी डीमंस को भी पीछे धकेल देता है। मगर वो देखता है कि वो बाकी सारे पपेट्स तो एक साथ अचानक हवा में ऊपर आ गए हैं और वो सारे के सारे नीडल्स से हमला करने वाले हैं। तो योंग फाई फौरन से डोंग को बुलाता है और डोंग वहां पर आते ही एक पावरफुल बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे नीडल्स योंग फाई को बिल्कुल भी हर्ट
हर्ट नहीं कर पाते। मगर दूसरी तरफ वो विच उस पर हमला करने के लिए फिर बहुत सारे क्रॉ बर्ड्स का इस्तेमाल करती है, जो कि योंगफाई के बैरियर को चारों तरफ से जकड़ लेती है और वो अपनी चोंच मार मार कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मगर दूसरी तरफ योंगफाई अपनी फायर फिनिक्स पावर की मदद से उन सारे के सारे कव्वों को जलाकर राख कर देता है और अपनी लेजेंडरी कमान के जरिए उस विच पर निशाना लगाता है। तो वो विच अपने सामने एक घोस्ट पपेट को ले आती है और खुद वहां से भागने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ फिर योंगफाई अपने उसी एरो को मोड़कर वापस से अपने पास ले आता है और वहां पे मौजूद जितने भी पपेट्स होते हैं उन सब का काम तमाम कर देता है। और फिर वहां से तेजी से भागते हुए जा रहा होता है कि इतने में अचानक वो एक और पोर्टल के अंदर चला जाता है। वो पोर्टल उसे सीधा जमीन की तरफ लेकर जा रहा था, जिसकी वजह से योंगफाई डोंग डोंग से कहता है कि तुम जाओ और जाकर प्रिंसेस को ढूंढो। ये कहने के बाद वो खुद सीधा नीचे आकर लैंड करता है तो उसे दिखाई देता है कि कुछ कैरेज पर कुछ घोस्ट पपेट उसकी तरफ आ रहे हैं। वो उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो पपेट जैसे ही उसके ऊपर अपने वेपन्स थ्रो करते हैं तो योंगफाई उन वेपन्स को डॉज करते हुए एक स्पीयर को पकड़कर जोर से जमीन में गाड़ देता है। और वो सारे के सारे कैरेज जैसे उसके पास आते हैं तो योंगफाई उस स्पीयर की मदद से जंप लगाकर ऊपर की तरफ चला जाता है। ऊपर एक और पोर्टल होता है जिससे योंगफाई एक और इल्यूजन में चला जाता है। और ये वाला इल्यूजन पहले वाले इल्यूजन से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इस मर्तबा योंगफाई जैसे ही जमीन पे पहुंचता है तो वो जमीन अचानक से आसमान बन जाती है और योंगफाई फिर से नीचे की तरफ जाने लगता है। यानी कि ये इल्यूजनल वर्ल्ड ऐसा था कि जो गोल गोल घूम रहा होता है और योंगफाई कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही चले जा रहा होता है। और उसे अपने सामने कुछ पपेट्स भी दिखाई देते हैं तो वो नीचे गिरते साथ ही उन पपेट्स का भी काम तमाम करते हुए जाता है और अपना स्पीयर उठाते ही फौरन से एक और पपेट का काम भी तमाम कर देता है, जिसके बाद वो पपेट्स को मारते मारते सीधा नीचे की तरफ चला जा रहा था। मगर पपेट्स तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक पपेट घर से बाहर निकलता और उसके सामने आ जाता और ऊपर से वो इल्यूजनल वर्ल्ड योंगफाई के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा था, क्योंकि वो वर्ल्ड तो बार बार रोटेट होता जा रहा था, जिसकी वजह से योंगफाई फिर से एक पोर्टल के अंदर जा गिरता है। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो विच उसके सामने खड़ी हुई होती है और उसने अपनी वो जायंट क्रॉसबो क्रिएट करके योंगफाई पर निशाना लगा लिया था। ये देखते ही योंगफाई फौरन से अपना ड्रैगन आर्मर एक्टिवेट कर देता है और इतने में वो एरो भी उसे आकर हिट करता है, जो कि उसे एक दीवार पर दे मारता है और फिर एक के बाद एक दीवारों को तोड़ते हुए योंगफाई वहां से दूर जा गिरता है। मगर इतने में वो प्रिंसेस चुनियान को भी देख लेता है। डोंग डोंग भी वहां पर पहुंच गया था और वो प्रिंसेस चुनियान के हाथ खोलने की कोशिश करता है। और फिर योंगफाई जब उस विच की तरफ देखता है तो वो विच काफी अजीब तरीके से मुस्कुरा रही होती है, जिस पर योंगफाई को शक हो जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम जाकर कहीं छुप जाओ, चुनियान को खोलने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि क्या कहा तुमने, तुम मुझे यहाँ पे मरने के लिए ऐसे छोड़ दोगे? तो योंगफाई फिर से उस विच की तरफ देखता है। वो अभी भी मुस्कुरा रही होती है, जिस पर योंगफाई को थोड़ा शक होता है और वो देखता है कि प्रिंसेस उस पर हमला करने के लिए आ रही है। इतने में वो उसके अटैक को डॉज करते हुए उसकी गर्दन पर एक अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। और फिर डोंग से कहता है कि अब मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। कहते ही वो अपनी लेजेंडरी कमान को बाहर निकालता है और दूसरी तरफ से वो विच अपना एरो रिलीज करती है तो योंगफाई भी अपनी कमान से एरो रिलीज करता है। दोनों ही एरो एक दूसरे से टकराते हैं और उस विच का एरो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो खुद भी वहां से जान बचाकर भाग निकलती है। और इस तरफ डोंग प्रिंसेस को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो होश में नहीं आ रही थी। तो योंगफाई फौरन से वो जायंट एरो निकालकर डोंग के पास ले आता है और कहता है कि ये लो, इसे यूज करो। उस एरो को देखकर डोंग बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे होश में लाने के लिए इसके सिर पे ये एरो मारूं? ये काम मुझसे नहीं होगा। मगर योंगफाई कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि तुमने ये इसके सिर पे मारना है? इसकी स्मेल को यूज करो और उस विच का पता लगाओ कि वो कहाँ है। ये सुनकर डोंग कहता है कि अच्छा तो ऐसा कहो ना। वो फौरन से उसकी स्मेल को सूंघने के बाद पता लगाने की कोशिश करता है कि वो विच कहाँ पे मौजूद है। डोंग उसके ट्रेसेस का पता लगाते हुए फौरन से उसी जगह जा पहुंचता है जहाँ पर वो विच अभी मौजूद होती है। वो वहाँ पे कुछ और लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। और फिर योंगफाई जब ऊपर देखता है तो उसे ऊपर एक बहुत बड़ा सर्कल दिखाई देता है, जो कि एक डिमोनिक सर्कल था। वो लड़की कोई और एरे क्रिएट करने वाली होती है। इतने में योंगफाई उस जायंट एरो की तरफ देखता है तो उसके अंदर गोल्डन कलर की एनर्जी आ जाती है, जिस पर वो कहता है कि लगता है कि मेरे क्रॉसबो ने इस एरो को एक्सेप्ट कर लिया है। वो उस एरो को अपने क्रॉसबो में लगाता है और ऊपर आसमान में मौजूद उस डिमोनिक एनर्जी की तरफ निशाना लगाता है। ये देखकर डोंग कहता है कि आखिर ये तुम क्या करने वाले हो? वहाँ पे कौन है जिसे तुम मारना चाहते हो? मगर
मगर योंग फाई कहता है कि बस तुम थोड़ी देर के लिए सब्र करो और देखो मैं क्या करता हूँ। वो उस एरो को जैसे रिलीज करता है तो हम देखते हैं कि वो एरो सीधा आसमान की तरफ चला जाता है और बादलों से निकलते ही वो एक ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और हम देखते हैं कि ड्रैगन आउफेंग के जैसा ही दिख रहा होता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ नीचे जमीन की तरफ आता है और आते साथ ही सीधा उसी जगह पर आकर हिट करता है जहाँ पे वो लड़की मौजूद थी। आउफेंग के वहाँ गिरने से वहाँ पर एक जोर से धमाका होता है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी जमीन हिल कर रह जाती है। ये देखते ही योंग फाई फौरन से प्रिंसेस के पास आकर उसे बचाने की कोशिश करता है और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से उन्हीं डीमंस को दिखाया जाता है। उनमें से एक अपने सीनियर से कह रहा होता है कि ब्रदर, लिटिल सिस्टर वो अपने मिशन में फेल हो गई है। ये सुनकर उनका वो जायंट डीमन कहता है कि कोई बात नहीं, उस लड़के को मारना इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, तुम जाओ और जाकर उसका सिर काट कर लाओ। इतने में हम देखते हैं कि वो विच भी वहां पर आ जाती है और आकर अपने भाइयों से कहती है कि भले ही मैं अपने मिशन में फेल हो गई हूँ, मगर मैंने एक बात का तो पता लगा लिया है कि वो लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, उसके ब्लड में कुछ खास बात है। और हमें दिखाया जाता है कि योंग फाई के चेहरे पे हल्की सी कट लगने की वजह से उसका ब्लड उस विच के हाथ लग गया था। मगर दूसरी तरफ उनका सीनियर कहता है कि शेंग युआन, अब तुम जाओ, तुम्हारी बारी है, उसे ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा कभी हमारे अगेंस्ट ना खड़ा हो सके। ये सुनकर शेंग युआन वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योंग फाई, प्रिंसेस और डोंग तीनों ही बेहोश पड़े हुए होते हैं। जैसे ही प्रिंसेस को होश आता है तो वो कहती है कि चालाक औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक प्रिंसेस का फायदा उठाने की। मगर वो देखती है कि आसपास तो कोई भी नहीं। पीछे मुड़कर देखने पर उसे पता चलता है कि योंग फाई और डोंग वहां पर बेहोश पड़े हुए हैं। वो उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है तो डोंग हल्की सी आंख खोलता है और कहता है कि प्रिंसेस, मुझे बताओ क्या मैं जिंदा हूँ या फिर मैं मर चुका हूँ। तो प्रिंसेस कहती है कि अभी तक तो तुम लोग जिंदा हो, पर अगर तुम लोगों ने खुद को ना संभाला तो तुम लोग वैसे ही मर जाओगे। इतने में वो देखती है कि वहां पर कुछ लोग आ रहे हैं और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उन्हें एक ऊंट गाड़ी में कहीं शहर की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, जिस पर वो लोग कहते हैं कि शुक्र है कि किसी ने तो हमारी मदद करने की कोशिश की। मगर योंग फाई को जब होश आता है तो वो पीछे पलट कर देखता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि शायद हम लोग जिस जगह आना चाहते थे वहां पर पहुंच गए हैं। और फिर डोंग कहता है कि जरा एक मिनट रुको, ये जगह तो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी कि हम लोगों ने कल रात देखी थी। ये सोच सोच कर योंग फाई परेशान हो जाता है और कहता है कि सब लोग नीचे झुक जाओ। वो लोग फौरन से उस कैरेज के अंदर झुक जाते हैं और योंग फाई उन्हें उस कैरेज से नीचे उतार देता है, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि आखिर ये तुम कर क्या रहे हो। तो योंग फाई कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ये वर्ल्ड भी कोई इल्यूजनल वर्ल्ड है, हम लोग इसके अंदर गए तो हम लोग फंस जाएंगे। हमें इसके अंदर जाने से पहले इसके बारे में अच्छे तरीके से मालूमात ले लेनी चाहिए कि क्या ये रियल है या फिर कोई फेक वर्ल्ड है। उसके बाद ही हम लोग आगे सीधा लिबर्टी सिटी की तरफ जाएंगे। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उनमें से एक योंग फाई से कहता है कि ये मिचिजुकी सिटी है और लिबर्टी सिटी यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। मेरा नाम गुआन हाओ है और मैं इन लोगों का लीडर हूँ। तुम लोग तो वहाँ पर डिजर्ट में बेहोश पड़े हुए थे, हम लोग ही हैं जो कि तुम्हें उठाकर यहाँ पर लाए हैं। अगर तुम लोग वाकई में लिबर्टी सिटी जाना चाहते हो तो फिर उसके लिए हम लोग तुम्हें वहाँ पर ले जा सकते हैं, मगर इसके लिए हम तुम्हें 30% डिस्काउंट भी देंगे। मगर प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा डिस्काउंट लूंगी। ये सुनकर वो बंदा हैरान हो जाता है, मगर फिर योंग फाई उससे कहता है कि मेरे साथ आओ, मेरी बात सुनो। वो उसके कान में कुछ बातें बताता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग लिबर्टी सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं और साथ में वो लोग उन लोगों से अपनी अच्छी खासी खातिरदारी भी करवा रहे होते हैं। योंग फाई को पता था कि प्रिंसेस के पास अच्छे खासे पैसे हैं, पैसों का अच्छा खासा इस्तेमाल करना चाह रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि योंग फाई खिड़की से बाहर झांक कर देखता है और कहता है कि हमारा सफर बहुत ही ज्यादा लंबा है और ऊपर से ये रास्ता भी बड़ा ही खराब है, मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और प्रिंसेस चुनियान वहाँ पर एक फर्स्ट क्लास का रूम बुक करवाना चाहती थी, मगर उसे पता चलता है कि वहाँ पर फर्स्ट क्लास के सारे ही रूम बुक हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो उस बंदे पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारे पास एक फर्स्ट क्लास का टोकन पड़ा हुआ है और तुम मुझे सेकंड क्लास का रूम देना चाहते हो। ये कहते ही वो उस टेबल के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि अगर किसी ने अभी तक ये फर्स्ट क्लास का ऑर्डर नहीं किया तो फिर ये टोकन मैं ले रही हूँ। ये कहते ही वो टोकन को ऊपर उछालती है और उसे कैच करने की कोशिश करती है, मगर टोकन उसके हाथ में नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करती है और यहाँ वहाँ भागती रहती है, मगर वो टोकन सीधा एक और लड़की के पास चला जाता है, जिसे देखकर प्रिंसेस भी हैरान हो जाती है और वहाँ पे बैठे हुए लोग भी उसकी खूबसूरती में गुम हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब वो लड़की योंग फाई की तरफ आ रही होती है तो
योंगफाई उसे देखता है तो उसे वो लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसे उस लड़की के अंदर यूशिन दिखाई दे रही होती है, जो कि उसकी प्रीवियस लाइफ की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। योंगफाई उसे देखता ही रहता है और वो लड़की भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और सब लोगों को लगा कि शायद अब कुछ होने वाला है। मगर वो लड़की योंगफाई से कहती है कि क्या प्लीज तुम मेरे रास्ते से हटोगे। ये सुनकर योंगफाई हट जाता है और बाकी खड़े हुए लोग भी वहां से चले जाते हैं। उन्हें लगा था कि शायद यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, मगर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। प्रिंसेस चुनयान फिर उस लड़की के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये टोकन मेरा है, मैं इस रूम के लिए डबल पैसे दूंगी। मगर वहाँ का ओनर आकर कहता है कि यहाँ पे बात पैसों की नहीं है। और फिर ग्वान हाओ भी कहता है कि ये रूम तो बुक हो चुका है, इसीलिए हमारे पास सेकंड क्लास का रूम के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मगर प्रिंसेस कहाँ मानने वाली थी, वो अपनी जिद पे अड़ जाती है और कहती है कि मैंने कहा है कि ये रूम मुझे चाहिए तो मुझे हर हाल में ये रूम चाहिए। वो योंगफाई से कहती है कि तुम भी आओ और आकर इन्हें समझाओ। मगर योंगफाई आता है और उससे आकर कहता है कि ये तुम्हारा डोंगचू सिटी नहीं है कि जहाँ पे तुम जो चाहे वो कर पाओगी। यहाँ पे जो पहले आता है वही पहले पाता है। मगर वो लड़की योंगफाई से गुस्सा होकर वहाँ से बाहर चली जाती है, जिस पर योंगफाई उससे कहता है कि बाहर बहुत ही खतरनाक माउंटेन और जंगल है, वहाँ पे बहुत ही खतरनाक बीस्ट हो सकते हैं, इसलिए वापस आ जाओ। मगर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जिस पर ग्वान कहता है कि ये लड़की सच में यहाँ से जा रही है। तो योंगफाई कहता है कि अरे नहीं, ये इसका स्टाइल है, ये हर मर्तबा ऐसे ही करती है। मगर ग्वान हाओ कहता है कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं ये पूछ रहा था कि पैसे तुम्हारे पास है या फिर उस लड़की के पास है। ये सुनते ही योंगफाई हैरान हो जाता है और उसे याद आता है कि उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, वो इस जगह पे रूम लेगा कैसे। वो लोग फौरन से भागते हुए प्रिंसेस के पीछे चले जाते हैं और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस दूर एक जंगल की तरफ निकल आई होती है और वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और कहती है कि उस योंगफाई की हिम्मत तो देखो, एक खूबसूरत लड़की को क्या देखा, वो फौरन से उस पर दिल दे बैठा है और वो मेरे अगेंस्ट बोलने लगा है। मैं भी बेवकूफ हूँ जो कि इस पे इतना ज्यादा भरोसा कर बैठती हूँ। वो यहाँ पे खुद से बड़बड़ा रही होती है और इतने में अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर एक बहुत ही खूंखार बीस्ट आ गया है, जो कि दिखने में ही इतना खतरनाक है कि वो प्रिंसेस को तो एक ही निवाला बनाकर चबा जाएगा। उसे देखते ही प्रिंसेस फौरन से अपनी सोट निकाल लेती है और कहती है कि अगर तुम मुझे खाने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें लोहे के चने चबवा दूंगी। मगर उस बीस्ट को कहाँ डर लगने वाला था। प्रिंसेस उसे बिल्कुल एक लेग पीस के जैसे ही लग रही होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर अचानक से जमीन हिलने लगती है और वो बीस्ट भी डरने लगता है। ये देखकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है कि इसे क्या हुआ, ये किससे डर रहा है। इतने में हम देखते हैं कि वो जमीन फिर से हिलती है और वो बीस्ट फिर से डरता है और जैसे पीछे पलटकर देखता है तो साइड से एक व्हाइट लाइन उस पर आकर झपट पड़ता है और उसे खाना शुरू कर देता है। ये देखकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल आता है और वो ग्वान से कहता है कि हम लोग फौरन से अलग हो जाते हैं। वो उसे एक स्पेल देता है और कहता है कि जैसे ही वो तुम्हें मिल जाए फौरन से मुझे ये सिग्नल दे देना। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो व्हाइट लाइन उस बीस्ट को खा रहा होता है और वो प्रिंसेस उस व्हाइट लाइन से कहती है कि हेलो व्हाइट लाइन, क्या तुम मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आए हो या फिर तुम भी मुझे खाना चाहते हो। मगर वो व्हाइट लाइन उसकी तरफ देखता भी नहीं है, जिसकी वजह से वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है। मगर इतने में अचानक ग्वान का एक एरो आकर उस व्हाइट लाइन को हिट करता है, जिसकी वजह से उस व्हाइट लाइन को गुस्सा आ जाता है और ग्वान फौरन से प्रिंसेस का हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर ले जाने की कोशिश करता है और अपने साथियों से कहता है कि इस व्हाइट लाइन को यहाँ से दूर हटाओ और एक फॉर्मेशन बना लो। वो सारे के सारे एक फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं, मगर वो लाइन जैसे ही दौड़ता है तो वो उन सबको तितर बितर कर देता है, जिसके बाद वो एक एक बंदे पर फायर एनर्जी अटैक करके उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ये देखते ही प्रिंसेस ग्वान से कहती है कि तुम पागल हो क्या, ये क्या कर रहे हो। मगर हम देखते हैं ग्वान एक एरो बाहर निकालता है और उस पर जैसे ही हमला करता है तो वो एरो से हिट करने के बजाय सीधा ऊपर चला जाता है, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि लो तुम्हारा निशाना भी चूक गया। मगर वो एरो ऊपर जाकर फट जाता है और दूसरी तरफ हम योंगफाई को देखते हैं, वो सिग्नल उसे मिल जाता है तो वो कहता है कि अच्छा तो वो लोग वहाँ पे हैं। ये देखते ही वो फौरन से उस डायरेक्शन की तरफ भागना शुरू कर देता है और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो जायंट लायन उन पर अटैक करने के लिए उनके करीब आता है और जोर से दहाड़ना शुरू कर देता है। ये देखते ही प्रिंसेस वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वो लायन उनके पीछे भागना शुरू करता है और उन्हें जैसे ही नीचे गिराने की कोशिश करता है तो
प्रिंसेस फौरन से अपनी सोट बाहर निकाल लेती है और उसके चेहरे के ऊपर पैर रखते ही ऊपर चली जाती है और कुछ दरख्त के टुकड़े काट कर उसके ऊपर फेंकती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा धूल मट्टी उड़ने लगती है। और प्रिंसेस कहती है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे ज्यादा उलझने की कोशिश मत करना। अगर तुम प्यार से बात मान जाते तो मैं तुम्हें अपना पेट बना लेती। मगर वो धूल मट्टी जैसे ही छटती है तो प्रिंसेस ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो लाइन अब एक इलेक्ट्रिक अटैक करने वाला है। वो जैसे ही हमला करता है तो प्रिंसेस उसके बिल्कुल सामने होती है, मगर अचानक से योंग फाई उसे वहाँ से दूर हटा देता है। मगर प्रिंसेस फिर उससे कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह क्यों है, तुम जाओ ना अपनी उस शहजादी के पास। मगर दूसरी तरफ योंग फाई देखता है कि वो व्हाइट लाइन उसकी तरफ ही आ रहा है। वो जैसे ही फायर अटैक करता है तो योंग फाई अपने स्पीयर के जरिए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो व्हाइट लाइन दोबारा से लाइटनिंग एनर्जी अटैक करता है। ये देखते ही योंग फाई हवा में ऊपर जाते ही अपने स्पीयर के जरिए एक पावरफुल स्प्लैश अटैक करते ही उस लाइटनिंग अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ में उस टाइगर को भी पीछे धकेल देता है। ये देखकर प्रिंसेस उसके पास आकर उसका कान पकड़कर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, इस टाइगर को हर्ट मत करो। ये सुनकर ग्वान कहता है कि तुम आखिर ये कैसी बातें कर रही हो, वो एक खूंखार टाइगर है। क्या तुम्हें इस खूंखार टाइगर से जरा भी डर नहीं लग रहा? अगर मैं गलत नहीं तो टियर 3 का टाइगर है। जिसके बाद हमें उस टाइगर को दिखाया जाता है, वो दोबारा से उठ खड़ा होता है और अपनी पावर को जैसे ही बढ़ाता है तो उसके पीछे 2 बड़े बड़े विंग्स आ जाते हैं और उसके सिर पर एक बड़ा सा हॉर्न आ जाता है। उसे इस तरह देखकर वो सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं। योंग फाई कहता है कि ये क्या, इसके पास विंग्स हैं और सिर पे एक हॉर्न है। वो लोग देख ही रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो टाइगर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक जनरेट करना शुरू करता है, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि जैसे ही वो उन लोगों को हिट करता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पूरे जंगल में हलचल सी मच जाती है। उस अटैक की शॉक वेव इतनी दूर तक जाती है कि उस रेस्टोरेंट की छत भी हिलने लगती है। ये देखते ही वो लड़की उस खिड़की से झांक कर बाहर की तरफ देखती है। उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर कुछ बड़ा मसला हुआ है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो टाइगर उन लोगों के सामने होता है और वो लोग किसी तरह उस अटैक से बच गए थे। और योंग फाई सब लोगों को भागने के लिए कहता है। इसके बाद प्रिंसेस कहती है कि मैंने कहा था ना, इससे लड़ना मत। मगर वो टाइगर उनके सामने आकर उन पर एक और अटैक करता है, जिससे वो लोग फिर से बाल बाल बचते हैं। इसी तरह वो टाइगर उनका पीछा करता और उन्हें मारने की कोशिश करता है, मगर वो लोग दाएं बाएं भागते हुए अपनी जान बचा रहे होते हैं। मगर हम देखते हैं कि फिर योंग फाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसकी ऐसी की तैसी। वो फौरन से अपनी लेजेंडरी कमान निकालकर उस पर निशाना लगाता है, मगर इतने में उस दूसरी लड़की की सोड आकर उस टाइगर को हिट करती है, जिसकी वजह से वो टाइगर दूसरी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। और फिर योंग फाई उस लड़की की तरफ देखता है, वो अपने उसी लोटस के साथ उड़ते हुए उस टाइगर के सामने आ जाती है और कहती है कि ये टाइगर लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे रास्ते से हटाना चाहिए। ये कहने के बाद वो उस टाइगर पर एक के बाद एक एनर्जी वेव अटैक करती है, जो कि उस टाइगर को हिट करने के बजाय सीधा दूसरी डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं। और वो टाइगर उस लड़की पर एक साथ 3 एनर्जी अटैक करता है, जिससे वो लड़की भागते हुए दूर निकलने की कोशिश करती है तो वो अटैक उसका पीछा करते हैं। और इस तरफ योंग फाई ग्वान को आकर उठाता है और वो लोग उस लड़के की तरफ देखते हैं। वो लड़की अकेले ही उस टाइगर को उन लोगों से दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके साथ साथ वो एनर्जी अटैक भी उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की वापस से सीधा जमीन की तरफ आती है और वो अटैक जमीन से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर वो लायन बिल्कुल वैसा का वैसा ही उनके सामने खड़ा हुआ होता है। वो लोग उसे हल्की सी खरोच तक नहीं पहुंचा पाए थे। ये देखने के बाद वो लड़की गुस्से में आ जाती है और अपनी सोड को एक विप में कन्वर्ट कर देती है। और दूसरी तरफ वो टाइगर जैसे ही अटैक करता है तो वो लड़की अपने विप की मदद से उन अटैक्स को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेती है। ये देखते ही योंग फाई को कुछ याद आता है। उसके पास्ट लाइफ में उसकी अपोनेंट लड़की सेम इसी तरह की ही ट्रिक्स यूज करती थी, जिसका नाम ताई शुआन था। वो लड़की अपने विप की मदद से उस व्हाइट टाइगर को बुरी तरह से पछाड़ देती है, मगर वो टाइगर अभी भी जिंदा होता है और दोबारा से उसकी तरफ हमला करने के लिए आता है। तो वो लड़की अपने विप के साथ उस पर एक के बाद एक दाएं बाएं से हमला करना शुरू करती है, मगर वो टाइगर उसके विप को पकड़ लेता है और उस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमला करता है, जिसकी वजह से उस लड़की को एक जोरदार झटका लगता है और वो टाइगर दोबारा से उस लड़की पे हमला करने की कोशिश करता है। तो इस मर्तबा योंग फाई अपना वो स्पीयर उस टाइगर की तरफ थ्रो करता है, जिसकी वजह से उसका वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और योंग फाई उसका काम तमाम करने के लिए फिर से ऊपर जाता
आता है और अपनी लेजेंडरी कमान को बाहर निकालता है, जिस पर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या ये वाकई में डोंगचू किंगडम का डिसेंडेंट है। और इस तरफ योंगफाई अपनी उसी लेजेंडरी कमान के साथ फायर ईगल पावर को यूज करते ही जैसे ये एरो रिलीज करता है तो वो सीधा जाकर टाइगर के फोरहेड पे हिट करता है, जिसकी वजह से वो वहां से बहुत ही दूर जा गिरता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से उसका वो हॉर्न पूरी तरह से टूट जाता है और उसका साइज भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और वो सब लोग उसके करीब आते हैं और वो लड़की उसे मारने के लिए अपनी सोर्ड निकाल लेती है, मगर अचानक से उस सोर्ड के सामने प्रिंसेस आ जाती है, जिसकी वजह से वो लड़की अपनी सोर्ड को रोक लेती है। और सब लोग फिर प्रिंसेस से कहते हैं कि आखिर वो क्या कर रही है, वो इस टाइगर को क्यों बचाना चाहती है। तो प्रिंसेस कहती है कि ये टाइगर मुझे मारना नहीं चाहता था, असल में तुम लोगों ने ही इस पे हमला किया, जिसकी वजह से ये भड़क गया और ये तुम लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। मगर फिर वो लड़की कहती है कि मेरी सोर्ड वो बहुत ही तेज धार वाली है, तुम फिक्र मत करो, इसे दर्द नहीं होगा। मगर प्रिंसेस उसे फिर से रोकती है और कहती है कि नहीं, तुम इसे नहीं मार सकती। वो योंगफाई से कहती है कि मैं इस टाइगर को अपना पेट बनाकर रखना चाहती हूँ, वैसे भी मेरी सिस्टर के पास एक लिपर्ड है, तो फिर मैं एक टाइगर क्यों नहीं रख सकती। ये सुनकर योंगफाई कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है, मगर ये टाइगर तुम्हारी बात कहाँ मानेगा। मगर वो लड़की कहती है कि ये सब कुछ तो मुझ पर छोड़ दो। ये कहने के बाद वो उस टाइगर के पास आती है और कहती है कि प्यारे टाइगर, देखो ये सब तुम्हें मारना चाहते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे पेट बनकर रहोगे तो तुम बहुत ज्यादा खुश रहोगे, तुम मेरे साथ बड़ी बड़ी जर्नी पर भी जाओगे, हम लोग मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो दूसरी तरफ योंगफाई कहता है कि अगर इसने तुम्हारी बात समझ ली तो फिर आज रात में बाहर सोऊंगा। मगर हम देखते हैं कि अचानक से उस टाइगर की बॉडी से गोल्डन एनर्जी बाहर निकलने लगती है और देखते ही देखते उसकी बॉडी हवा में ऊपर जाती है और वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर एक छोटे से टाइगर बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और योंगफाई कहता है कि क्या ये हो गया। और दूसरी तरफ प्रिंसेस उस छोटे से टाइगर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और इस तरफ ग्वान अपने साथियों के साथ बिल्कुल बेहाल होकर खड़ा हुआ होता है और वो सोल्जर्स कहते हैं कि सीनियर ब्रदर, हमें जो ये छोटे वोटे लगी है, क्या इसके लिए हमें पैसे मिलेंगे या फिर ये भी हमें अपने जेब से भरना पड़ेगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग दोबारा से उसी रेस्टोरेंट पे आते हैं और प्रिंसेस को देखकर उस रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि माफ करना, मेरे पास कोई रूम नहीं है। मगर वो लड़की कहती है कि आप इन्हें मेरा रूम दे दीजिए, ये लोग वैसे भी काफी टैलेंटेड और हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं, इसीलिए मैं इनकी जगह सेकंड क्लास के रूम में रह लूंगी। ये सुनते ही प्रिंसेस कहती है कि अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी सेकंड क्लास रूम इतना बुरा नहीं होता, मैं वैसे भी सेकंड क्लास रूम में मैनेज कर लूंगी। वो कहती है कि मुझे फिलहाल 2 रूम चाहिए। और वो योंगफाई की तरफ देखते हुए कहती है तुम्हें तो आज रात बाहर सोना है। ये बात सुनते ही योंगफाई कहता है कि हाँ, मुझे याद है। और फिर वो जैसे जा रहा होता है तो वो उस लड़की की तरफ देखता है और उसे आवाज देकर कहता है कि जरा 1 मिनट रुको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम टाइशुआन की डिसेंडेंट हो। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि टाइशुआन वो हमारी एंसेस्टर है और हम लोग उसे ही फॉलो करते हैं और हम उसे टान टाइशुआन कहकर पुकारते हैं, इसलिए तुम भी उसे टान टाइशुआन कहकर पुकारो, क्योंकि वो हमारी एंसेस्टर है तो इसलिए तुम्हें उनकी रेस्पेक्ट करनी होगी। ये सुनने के बाद योंगफाई को याद आता है कि उसने टान टाइशुआन के साथ प्रॉमिस किया था कि वो लोग अपनी लाइफ में दोबारा जरूर मिलेंगे। मगर योंगफाई रीइंकार्नेट हो गया है और वो लड़की एक फेरी बन चुकी है। सोचते हुए वो कहता है कि कहीं टान टाइशुआन ने मेरे अगेंस्ट साजिश तो नहीं की। आखिर मैं गोड सिमेट्री में हजारों सालों तक कैसे सो रहा था, क्या मुझे वाकई में लिबर्टी सिटी में इस बात का जवाब मिल जाएगा। ये सोचते सोचते ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।